नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हम अपने चैनल पर समसामयिक घटनाएं, राजनीति, विज्ञान, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, कानून, संविधान, लैंड लॉज संबंधित चीज़ों पर अक्सर बात करते रहते हैं। आज आपसे रूबरू होने का एक उद्देश्य है कि साहित्य का जो पहलू अछूता रह जाता है उस पर भी बात होनी चाहिए। समाज, साहित्य, यह दोनों में वैसा ही संबंध है कि जैसे चोली का दामन से और जैसे दिल और दिमाग का। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और सबसे खासियत यह है कि इनके साथ मेरा एक बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है। जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे उस दौर में हम लोग ने काफ़ी वक्त एक साथ गुजारा। आइए आपको मिलवाते हैं श्री नीलांशु रंजन जी से। नीलांशु रंजन जी, आपका बहुत बहुत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है ये स्टूडियो में। जी, जैसा मैंने आपसे अपने दर्शकों को बताया जी कि दोस्तों, नीलांशु जी का जो सफ़र है वह विविधताओं से भरा हुआ है। इन्होंने कैरियर की शुरुआत टीवी पत्रकारिता से की, उसमें भी काफ़ी नाम कमाया। इनकी रिपोर्टिंग, इनका विश्लेषण, यह सभी बहुत उम्दा किस्म का होता। इसके बाद वो लेखनी के फील्ड में आए। उर्दू पर इनका ज़बरदस्त पकड़ है। इन्होंने नज़मों की कई नज़्म लिखे हैं जिसका संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। ये फिल्मों के लिए भी लिख रहे हैं। आप पाएंगे कि बहुत जल्द इनके लिखे हुए कहानियों के आधार पर फिल्में भी बनेंगी जो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की रहेगी। मेरे हाथ में इनकी लिखी हुई एक नई उपन्यास है जो भी हाल में प्रकाशित हुई है, माई पापा इज ग्रेट। टाइटल अंग्रेजी का लग रहा होगा कि ये हिंदी और उर्दू ब्लेंडेड विथ उर्दू, ये इनका तीसरा उपन्यास है। सबसे पहला उपन्यास इनका जो बहुत मशहूर हुआ वो था खामोश लम्हों का सफ़र। इसको आप जरूर पढ़िएगा। मैं इन सभी किताबों के इमेज को शेयर कर दूंगा। इसके बाद दूसरा फासले दर फासले, और तीसरा उपन्यास ये है माई पापा इज ग्रेट। तो इनसे बात करेंगे कि ये उपन्यास लिखने की इनको प्रेरणा कैसे मिल गई। इतना वैरायटी ऑफ चेंज, टीवी पत्रकारिता, फिर लेखन, फिर नज्म और फिर उपन्यास, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, उसके बाद हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो नीलांशु जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया, आप बहुयामी प्रतिभा के धनी, जीवन में अलग अलग क्षेत्र में आपने काम किया। तो फिर आपको उपन्यास लिखने का आइडिया या उपन्यास लिखने की प्रेरणा कब और कैसे मिली? दरअसल प्रकाश जी, ऐसा है कि कहानी लिखने का कुछ मेरे दिमाग में चलता था बचपन से ही। और आपने भी पढ़ा होगा नंदन पराग, उस जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल, नंदन पराग और कुछ कहानी की किताब, बच्चा सारिका या सरिता, सरी सबकी। हाँ बिल्कुल। और स्कूल के जमाने में तो वो मैं पढ़ता था जो है। तो मेरे दिमाग में ये बातें चलती थी कि अरे कुछ कहानियां लिखी जाए। और खासकर आपको याद होगा कि वो नंदन पराग वगैरह में राजा रानी की कहानियां वगैरह जो है, बड़े चाव से लोग पढ़ते। राजा रानी भूत वगैरह की कहानी जो है, तो मैं भी लिखने की कोशिश करता था, लेकिन एक था राजा, एक थी रानी, से आगे नहीं बढ़ पाता था। सही। लेकिन ये मेरे जहन में कहीं ना कहीं प्यावस्त थी ये बात की लिखनी है कुछ हमको। तो अपनी पढ़ाई लिखाई चलती रही। उसके बाद खैर मैं सब करने के बाद, जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी की तैयारी में भी, लेकिन दिमाग तो कहीं और था। तो मैं आ गया पत्रकारिता की दुनिया में, जो भी आपने तारुफ में बताया। आप जो पत्रकारिता करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि ठीक है, बहुत मतलब अच्छा हो रहा है, मैंने इसमें नाम वाम भी बहुत कमा लिया, लेकिन कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है। कुछ क्रिएटिव होना चाहिए जो है। तो क्रिएटिविटी एक अंदर से लग रहा था कुछ होना। तो मैंने कुछ मतलब जो है नज़में लिखनी शुरू की। पहले कुछ शायरों को पढ़ा, जैसे फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा, तो गुलजार को पढ़ा, साहिल लुधियानवी को पढ़ा, और इन लोगों का मैंने बहुत मतलब गहरा अध्ययन किया इन लोगों का जो है। और फिर वहाँ से इंस्पिरेशन मिलना शुरू हुआ जो है। तो इन लोगों को पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ नज़में लिखनी शुरू की। मैंने कुछ दोस्तों को दिखाया, तो बोला ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छी नज़में लिखी है तुमने जैसा। तो धीरे धीरे वो सर्किल मेरा बढ़ने लग गया।
पत्रकारिता हाशिए पर आ गई अच्छा, और ये अदब और साहित्य की दुनिया जो है उसमें आप प्रवेश हाँ उसमें प्रवेश कर गए, वो खिलना भी शुरू हो गया जो है सो। धीरे धीरे मुशायरों में से भी कॉल आना शुरू हो गया। अच्छा तो कुछ कुछ मुशायरों में जब जाए तो वहाँ दाद मुझे बहुत मिलती थी। अच्छा, वाह, दाद मिलती थी इस बात की, दो बात की। एक तो मेरे तलफ़ुज़ को लेके, मेरे उच्चारण को लेके उच्चारण को लेके। कि बहुत ज़बरदस्त तलफ़ुज़ है और ख़ासकर उर्दूवाइज जो मतलब अल्फाज हैं उसके बहुत हैं। और दूसरा ये कि प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। जैसे आपने लिखा बहुत बढ़िया है लेकिन आपने बोला नहीं बहुत अच्छा। आप देखें कि बहुत लोग बहुत हाँ, अच्छी बहुत अच्छा लिखते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बहुत अच्छी नज़्म लिखेंगे, बहुत अच्छी गज़ल लिखेंगे वो, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे फैज़ अहमद फैज़, मैं तो मुआफ़ी के साथ, फैज़ अहमद फैज़ बहुत बड़े शायर हुए, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ के बारे में जितने बड़े शायर हुए वे कहते हैं कि बहुत अच्छा बोल नहीं पाते थे। लेकिन राहत इंदौरी फैज़ अहमद फैज़ के मुकाबले में नहीं हुए, नहीं, कहीं नहीं। लेकिन उनका देखिएगा राहत बोलने का अंदाज था। हाँ। तो वही अंदाज़े बयां जो है ना, तो इसके लिए मुझे दाद मिलती थी कि हाँ पढ़ने का अंदाज बहुत बढ़िया है, तलफ़ुज़ बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे उसके बाद कहानी के तरफ में मुड़ा, मुझे लगा कि नहीं अब अदब में अगर मैं आ गया, साहित्य में आ गया, तो इसमें भी कुछ डायमेंशन होने चाहिए और भी जो है। माने साहित्य में भी वेरिएशन आपको चाहिए। हाँ ये वेरिएशन चाहिए था मुझे। लेकिन जनाब रुकने वाले नहीं हैं। जो शख्सियत बहुत कामयाब होते हैं वो किसी जगह ठहराव पसंद नहीं करते, तो इस तरह से आप आए। हाँ तो मुझे लगा नहीं यहाँ भी जो है सो फिर क्यों मैं नज़मों में बनूँ या गज़लों में बनूँ, यहाँ भी डायमेंशन होना चाहिए, यहाँ भी जो है सो कुछ जो है सो फैलाव हो। तो मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की और जो मैंने कहानी लिखी उसको मैंने, आजकल बहुत उम्दा पत्रिका है साहित्य की, हाँ हाँ, तो वो आजकल में मैंने कहानी भेजी, सॉरी ये रॉन्ग नंबर है, अच्छा, वाह और वो कहानी छप गई। वाह, वो छप गई तो फिर मुझे मतलब संबल मिला कि भाई मैंने पहली कहानी लिखी और वो छप भी गई वो कहानी। और उसमें प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित पत्रिका में मैंने एक नज्म लिखी थी, तो उस नज्म को जो मैंने लिखी वो मेरी पहली नज्म थी। जो मैंने पहली नज्म लिखी उसको मैंने भेजा, वो आपको दैनिक भास्कर की जो मैगजीन आती है, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें मैंने भेजा, तो वो नज्म भी छप गई। वो नज्म छप गई। तो इस तरह से इस तरीके से आप हाँ आ गए इसमें। हाँ, इस तरह से धीरे 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 हम एक प्रश्न मेरे जेहन में बार बार उठता रहा, पहले भी संजोग से उसमें आपसे बात हो नहीं पाई। मुझको अगर ठीक से याद हो तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के दरमियान हिंदी एक सब्जेक्ट रखे। हिंदी, जी। वैसे तो कहते हैं कि हिंदी और उर्दू वो दोनों बहनें, सगी बहनें हैं, मौसी का रिश्ता है, मतलब हमारे लिए मौसी है। तो लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल अगर आप हिंदी में करते हैं तो वो हिंदी, यद्यपि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ लेकिन फिल्मों के गाने से फिर मेरा इंटरेस्ट जगा, तो कोशिश करता हूँ, यद्यपि आप गाने भी गाते हैं। हाँ, तो वो उर्दू के अल्फाज के जो प्रयोग होते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी से उर्दू में आप शिफ्ट कैसे कर गए, और आपकी शब्दावली और जो आपने तारुफ और ये सब प्रयोग कर रहे हैं नज्म, तो ये इंटरेस्ट कैसे हिंदी से उर्दू की ओर मुड़ाव आपका कैसे हुआ? हाँ, अब ये भी है कि उर्दू के प्रति एक जो मतलब जो कशिश होती है, जो खिंचाव होता है जैसे, वो भी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बचपन से थी वो। अच्छा, मैंने एक फिल्म देखी थी, आपने भी देखी होगी, मुगल आजम। तो उस वक्त जब फिल्म आई मुगल आजम तो बहुत पल्ले नहीं पड़ा, मैं स्कूल के डेज में मतलब क्या बहुत ज्यादा, लेकिन वो लग रहा, वो अल्फाज जो है ना वो जब पढ़ते थे दिलीप कुमार का वो डायलॉग, सब और वो उर्दू डायलॉग सब जो पढ़ते थे, तो एक असर मेरे दिमाग में आ रहा था कि बचपन से वो असर, हाँ वो असर पड़ रहा था कि ये क्या है। हालांकि कुछ समझ में नहीं आई बात, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो मतलब था, वो भाई जबरदस्त क्या है, क्या बोल रहा है। तो धीरे धीरे ये समझा कि उर्दू, फारसी वगैरह वगैरह ये सब जो है, तो मैंने वो भी सीखने की कोशिश की। तो किसी से मैंने पूछा स्कूल में, यार कैसे सीखेंगे, तो उसने कहा कि मदरसा में चले जाओ। अच्छा, अब मदरसा पढ़ता था ठीक कचहरी के पास, मेरे बाबूजी वकील तो मैं एक दिन मदरसा पहुंच गया घूमते घामते। मदरसा से मैं निकल रहा था, 2-3 वकील साहब जा रहे थे, उन्होंने मेरे बाबूजी कहा कि आपके बेटा वो मदरसा अब मेरे बाबूजी आपको बताते कि नहीं, ये बेगूसराय के रहने वाले हैं और इनके पिताजी, इनके फादर, हमको लगता है कि उस इलाके के सिविल के सबसे बड़े वकील में से एक थे। उनका अपना एक नाम और इनके अपने, अब आप ये सोच लीजिए कि बेगूसराय बिहार का वैसा भूभाग
जिसको लेनिनग्राद ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रीज, और बेगूसराय का एक और नाम है, मैं इनकी विविधता और जिसको बोलते हैं कि कैसे कीचड़ से कमल निकल जाता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। बेगूसराय 3 चीज के लिए जाना है। पहला इंडस्ट्रीज, और जहां इंडस्ट्री रहता है वहां ट्रेड यूनियन, लेनिनग्राद। दूसरा, एक जमाने में क्राइम कैपिटल कामदेव सिंह से लेकर के और अशोक सम्राट, अशोक सम्राट, कई लोग हुए वहां, सूरजभान और बहुत सारे। और उसके बाद वहां से, उस धरती से इनका वहां निकलना। तो मैं वही बात कर रहा था कि इस तरीके से आप उर्दू में आए और आपने इन चीजों को लिखना शुरू किया। आपके आगे की प्लानिंग क्या है, क्या आप सोच रहे हैं? क्योंकि ये आप हमसे बेहतर आप बताइएगा कि आज की तारीख में जहां इतना शोर है हर जगह, टीवी का शोर, अखबार का शोर, भाषणों का शोर, वैसी स्थिति में आप साहित्य को और विशेषकर उपन्यास को कहाँ पाते हैं? हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि आज की इस स्थिति में उपन्यास और साहित्य, देखिए बहुत कम लोग हैं जो अदब से जुड़े हुए हैं, और जिनको साहित्य से, इससे कोई लगाव हो, कोई दिलचस्पी हो, वो कम ही लोग हैं। ज्यादातर लोगों को आजकल जो है राजनीति में भी कोई मतलब बहुत हाई लेवल की राजनीति नहीं, उसमें भी जो गिरावट, हाँ, ये नहीं कि कोई गांधी को पढ़ रहे हो और कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हो। बस वही है जो आजकल जो जमाना है सोशल मीडिया का, जिसमें अंट संट, गाली गलौज, रील बनाना, तो उसमें लोग उलझ गए हैं। तो बहुत ज्यादा ये तो है कि लोग साहित्य से, लेकिन फिर भी मैं बहुत आशान्वित हूँ। आशान्वित इन दिस सेंस कि जब कभी बुक फेयर वगैरह लगता है तो मैं वहाँ देखता हूँ कि लोग घूमने के बहाने से जाते हैं, किताबें कम ही खरीदते हैं, लेकिन लोग देखते हैं किताबों को देखते हैं। तो ये मुझे बड़ी तसल्ली इस बात से मिलती है कि कम से कम युवा है, जो यूथ है, कम से कम किताबों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया से एक चीज ये हुआ है कि जिनके अंदर कविताओं को लिखने का था शौक, वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। तो ये है। नहीं, ये आपने सही कहा। हाँ। तो बस हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे मैं एक साहित्य से जुड़े हुए एक अलग दृष्टिकोण, अलग पैराडाइम का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साहित्य को, मैं जब साहित्य कहता हूं तो चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कविताएं हो, कुछ चाहे उर्दू के नज्म भी हो, उसको 2030 तक आप कहाँ देखते हैं? 2030 तक अगर आप मान के चले तो बहुत अच्छी स्थिति में मैं नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से युवा भी जुड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो रील्स में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका अब इधर भी रुख कर रहे हैं। तो लेकिन 2030 के बाद के पीरियड को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा दिखाई पड़ रहा है। उस दृष्टिकोण से आप आशावादी हैं? तो मुझे लग रहा है कि आप 2035 के बाद का देख लीजिए, जो पीरियड आएगा, जो है साथ अभी 8-10 साल का, ये मान लीजिए ये पीरियड, संक्रमण का काल। हाँ, संक्रमण का काल है, फिर लौटेंगे लोग। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुझको अगर ठीक से स्मरण हो तो मेरी कुछ यूएस में पढ़ रहे स्टूडेंट से बात हो रही थी, इसमें कुछ परिवार के लोग भी थे, कुछ और लोग थे। उन बच्चों से जब मैंने बात की कि वहाँ लोग कैसे सोचते हैं, संयोग से 2018 में उनको यूएस भी जाने का मौका लगा था, करीब 1 सप्ताह के आसपास में वहाँ रहा था। तो एक सोच, इनफैक्ट हम उस दौर में यूरोप के भी कुछ और देशों में गए थे, ऑस्ट्रिया वगैरह, पेरिस वगैरह भी गए थे। तो वहाँ जो पाया हमने जी कि चीजें रिवर्स होनी शुरू हो गई, मतलब रिवर्सल का ट्रेंड शुरू हो। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, वो रिवर्स हो रही है वो। एग्जैक्टली। हाँ, जैसे फैशन जैसे से लौटता है, वैसे ये भी लौटता है। एग्जैक्टली, वही हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये बहुत गौरतलब बात, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे फैशन एक साइकिल है, एक साइकिल है, लौट जाता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी उसी ढंग से लौटेगा। लेकिन साहित्य के बगैर समाज की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। अंतिम प्रश्न आपसे हम ये पूछेंगे कि इसके स्टोरीज के बारे में अगर आप शॉर्ट में 10 लाइन बताना। हाँ, मैं शॉर्ट में बता, बैकग्राउंड क्या है? माई पापा इज ग्रेट का ये है, देखिए आज के जमाने में जो है दाम्पत्य जीवन दरक रहा है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ है, इतनी कंपटीशन है, आपस में प्रतिस्पर्धाएं हैं, ये है, सब कुछ है। लोगों के अंदर जो है ख्वाहिशें बेतहाशा हैं कि हमारे पास बड़ी बिल्डिंग हो, करोड़ों की मतलब का ये बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, ये हो, वो हो। और अगर आपके पास मीन्स कम है तो वहाँ दाम्पत्य जीवन जो है उसमें दरार आता है। इसकी कहानी वही है
एक थिएटर आर्टिस्ट है ओके। और नेचुरली थिएटर में बहुत पैसे तो है नहीं, फिल्म की तरह तो नहीं है। वो कमिटेड है थिएटर के प्रति, वो चाहता है कि मैं थिएटर में और उसकी पत्नी चाहती है कि नहीं तुम जाओ फिल्म में काम करो, तुम फिल्म में क्यों नहीं जा रहे हो, तुम स्क्रिप्टिस्ट हो वगैरह वगैरह, तुम मिडिल क्लास में, और उसको मिडिल क्लास एक मतलब उसको गाली लगता है, मिडिल क्लास टैग लगा देते हैं। हाँ कि तुम मिडिल क्लास में ही रहना चाहते हो, तुम्हारे साथ जो है तो, और वो नहीं, उसको लगता है कि थिएटर में तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं क्यों मुंबई जाऊँ और क्यों फला जगह जाऊँ जो है सो, और वो चाहती है एक लाविश जिंदगी। इसी बीच में वो टकराती है एक अरबपति से। अच्छा। अरबपति से टकराती है तो उसको वो जो सब्ज बाग दिखाता है वो, और उसमें वो उस ट्रैप में फंसती है। अच्छा। और फंसती है तो वो चली जाती है उसके साथ, हस्बैंड को बता करके जाती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, मुझे ये मिडिल क्लास लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हारे 2 BHK का फ्लैट मुझे नहीं चाहिए, मुझे बख्श दो, मैं जा रही हूँ उसके साथ। ठीक। वो पूछता है कि तुम वहाँ खुश तो रहोगी, तो बोलते हैं इन सवालों का कोई मतलब नहीं। वो कह के चली जाती है। वो चाहती है कि मेरी बेटी जो 14-15 साल की है, मेरी बेटी भी चले साथ में, बेटी भी अच्छी जिंदगी जिए। अच्छा। लेकिन वो बेटी बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। मेरे पापा बड़े खुददार हैं और मेरे पापा में जो संवेदना वो तुम में नहीं है। कहती माई पापा इज ग्रेट, तो वो बहुत चिढ़ के बोलती है कि जाओ अपने ग्रेट पापा को, तुम जो है तुम रहो अपने ग्रेट पापा के साथ। लेकिन अल्टीमेटली बेटी प्रूव करती माई पापा इज ग्रेट। और जब वो वहाँ जाती है तो उसको हांगकांग भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है, उसको 100 करोड़ की कंपनी उसको MD बना देता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, और वो उड़ रही है उसमें जो है। लेकिन बाद में उसको समझ में आता कि मैं यहाँ सिर्फ कमोडिटी हूँ। वहाँ मेरे हस्बैंड के पास पैसे जरूर कम थे, लेकिन वहाँ मोहब्बत थी, प्रेम था। वो मुझे कमोडिटी नहीं समझता था, ये कमोडिटी समझता है, सेक्सुअल कमोडिटी समझता है। इस्तेमाल, हाँ। और उसको बाद में लगने लगता है, तब वो लगता है कि नहीं मैं फंस गई, और तब वो वापस होना चाहती है, और फिर अल्टीमेटली आती भी है, वापस आ भी जाती है। यही कहानी इसकी। वाह, तो बहुत। आप ये सोच लीजिए कि आज की तारीख में, मतलब ये हमारे समाज की एक सच्चाई है, और इसी कश्मकश में ज्यादातर फैमिलीज फंसी हुई। कुछ की कहानी शायद इससे भी मिल जाए, तो बड़ी शानदार कहानी है। हाँ। तो सुकून बना बाजार बात कह लीजिए, एग्जैक्टली, या उपभोक्तावादी संस्कृति। मतलब इस कैओस में, इस शोर में आपने उस संवेदना, उस संबंध को उठाया है जो जिसकी कोई चर्चा नहीं करता है। हाँ। और कई बार उसकी चर्चा जब करता है लोग तो कहता है कि ये टिपिकल मिडिल क्लास है। हाँ। मिडिल क्लास को टैग बना देता है। हाँ, मिडिल क्लास। ये बड़ी शानदार किताब है। अगर इसको दर्शक खरीद के पढ़ना चाहें, जो प्रेमी हैं साहित्य के और खास करके उपन्यास या कहानियों की, तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अमेज़न पे उपलब्ध है। अमेज़न में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं अमेज़न का लिंक शेयर कर दूंगा अपने YouTube चैनल। इसको न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने छापा है। अच्छा, हाँ, ये इसके पब्लिकेशन जो है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन अमेज़न पे है। और मैं एक चीज बता दूं, अभी जो लोकार्पण हुआ, बहुत भव्य लोकार्पण। हाँ, वो हाँ, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों बहुत जबरदस्त हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि इस लोकार्पण में वो चंडीगढ़ की कंपनी है द आर्किटेरियल, उसने इसको पूरा मतलब जो पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया। हाँ, रमेश सरवर, यंग लड़की है, उसने इसको किया पूरा, उसने जो है खर्चा उठाया और बहुत बढ़िया ढंग से किया इसको। और वो जो जिन लोगों को इन चीजों से प्यार होता है और लोग समझते हैं कि ये समाज में जाना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, फिर वही आप ही के कहानी का वो भी चीज है कि जब लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत शोहरत होती है, तो वो कुछ ना कुछ उसको मिसिंग लगता है। आप यकीन मानिए, ऐसी कोई मिसिंग चीज हर आदमी के दिल में रहती है। और यह भी यकीन मानिए कि जो आप साहित्य के नज़दीक जाइएगा वो कमी आपको दूर कर देगा। तो फिलहाल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगली बार आपकी किसी नई रचना के साथ फिर मिलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सवालात आए, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच।